इस वीडियो के अंदर आपको मैं कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूं इनकम से रिलेटेड, जो हर व्यक्ति के मन के अंदर होता है कि कितना रुपया खाते के अंदर रखे इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए, कितने की एफडी कराए इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए, यूपीआई से ट्रांजैक्शन और क्रेडिट कार्ड का बिल है वो कितने तक भरे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ताकि इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको डिटेल से इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब दोस्तों इन सवालों का जवाब है वो आपको कहाँ से मिलेगा, ये मेरे मन से तो देने वाला नहीं हूँ। गूगल पर यहाँ पर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और यदि आप एसएफटी वगैरह सर्च करेंगे तो भी आपको यहाँ पर गूगल पर पीडीएफ मिल जाएगी, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। तो उन्हीं में से चीज़ें निकाल कर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी मेन चीज़ें हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। उनको पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, उतनी लंबी पीडीएफ आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड को हम कितना यूज कर सकते हैं और एक साल के अंदर, ताकि इनकम टैक्स का कोई डर ना रहे इनकम टैक्स के नोटिस का। और मैक्सिमम एफडी कितने की करा सकते हैं, इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। मैक्सिमम कैश डिपॉजिट हम कितना कर सकते हैं सेविंग अकाउंट से, ताकि इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आए। और मैक्सिमम में हम कितने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। किसी के मन में यह भी सवाल होता है कि एक से ज़्यादा यदि हमने अकाउंट ओपन करवा लिए सेविंग, तो क्या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ दोस्तों, उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम भी है और उसके फायदे भी है, दोनों मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी आगे बात करते हैं। तो मैक्सिमम यूपीआई से ट्रांजैक्शन कितने कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ताकि इनकम टैक्स का नोटिस आपके आने की संभावना बिल्कुल ना हो। तो आपको जवाब इस वीडियो के अंदर मिलेगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मैक्सिमम हम कैश कितना डिपॉजिट कर सकते हैं अपने सेविंग अकाउंट से। तो मैक्सिमम है आप 10 लाख रुपए तक है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। उसकी लिमिट सरकार ने दे रखी है 10 लाख रुपए। अब आप है वो 10 लाख रुपए तक यदि अपने खाते के अंदर जमा करवाते हैं तो आपको इनकम टैक्स के नोटिस आने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। यानी कि कम क्या हो जाती है, नहीं आएगी। ये रूल है और ये रूल आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा यदि आप एक साल के अंदर 10 लाख रुपए तक निकालते हैं, यानी कि 10 लाख रुपए तक निकालते हैं और या फिर 10 लाख रुपए तक जमा करवाते हैं। तो उसके अंदर भी एक शर्त है दोस्तों कि सिंगल ट्रांजैक्शन है वो 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। आप जमा करवा रहे हैं तो 2 लाख से अधिक एक साथ जमा मत करा देना, और आप निकाल रहे हैं तो भी 2 लाख से अधिक है वो एक साथ नहीं निकालना है आपको। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आपने मान लो एक पेमेंट कर दिया 2.5 लाख रुपए का, ठीक है, 2.5 लाख रुपए का आपने एक पेमेंट कर दिया और आपके बैंक अकाउंट के अंदर पूरे ही 7 लाख रुपए ही है। अब आप सोचेंगे एक साल के अंदर हमने तो अपने अकाउंट के अंदर 7 लाख रुपए रख रखे हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। दोस्तों चांस है कि आ जाएगा इनकम टैक्स नोटिस, क्योंकि 2.5 लाख रुपए से अधिक आप कर रहे हैं, यानी कि आप 2.5 लाख रुपए कर रहे हैं जो कि 2 लाख रुपए से अधिक होती है। तो सिंगल ट्रांजेक्शन आपको 2 लाख रुपए से अधिक नहीं करना चाहिए। आप 1-1 लाख रुपए, ठीक है, और आप 1.5 लाख रुपए, ऐसे करके 10 लाख रुपए तक करेंगे आप एक साल के अंदर तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए। अब ज़्यादातर लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि कहाँ इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। बड़े बड़े लोग बैठे हैं जो आईटीआर भी फिल नहीं करते हैं, तो उनके पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, हमारे पास आएगा। तो दोस्तों इनकम टैक्स का नोटिस किसी के पास भी आ सकता है, लेकिन जिसके पास आ जाता है ना उसकी हालत टाइट कर देता है। उसके है ना यहाँ पर 60% से लेकर 400% तक की उसकी पेनल्टी लग जाती है। हाँ, मतलब इतना ये मतलब खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए सावधानी पहले से रखें। जो नियम सरकार ने बता रखे हैं उस नियमों को फॉलो करते ही आप अपना काम कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब एक बात यह भी है कि क्या 2 लाख रुपए से अधिक है वो हम एक साथ जमा या निकाल नहीं सकते? तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, सेविंग अकाउंट के अंदर तो आप 10 लाख रुपए रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यदि आप 2 लाख रुपए से अधिक आप क्या कर रहे हैं, जमा करवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं, तो उसका आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आया, आपकी क्या धंधा है। यदि इसका प्रूफ है तो आप करवा सकते हैं। और जब आप टीडीएस फिल करेंगे तो आपको कोई मतलब टीडीएस वगैरह कटता है तो वापस भी मिल जाता है। टीडीएस किस केस के अंदर वापस मिलता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब एक सवाल आपका यह रहता है कि मैक्सिमम अपने अकाउंट के अंदर कितने पैसे रख सकते हैं। तो इसकी तो कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, आप जितना चाहो उतना रख सकते हैं। लेकिन बाकी जो कंडीशन है सेविंग अकाउंट की वो मैंने आपको बता दी। 2 लाख रुपए का सिंगल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, 10 लाख रुपए से अधिक एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जमा नहीं होना चाहिए। पहले फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने 8 लाख रुपए टुकड़ों के अंदर जमा करा दिए, अगले के अंदर 8 लाख करा दिए, तो अब 16 लाख हो गया। इनकम टैक्स का नोटिस आने की संभावना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने 8-8 लाख रुपए छोटे छोटे 10,000, 20,000, 1 लाख इस तरह से यहाँ पर है ना जमा करवाए हैं। तो 16 लाख और 50 लाख हो, इनके ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस
आने का चांस नहीं रहेगा, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो 10 लाख रुपए से तो कम जमा करा रहे हो आप। ठीक है, मैक्सिमम आप कितना भी रुपये रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ बताया। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अब मैंने वो ऊपर एग्जाम्पल दे दिया है, वही एग्जाम्पल है कि यदि आप जमा कराते हैं 1.5 लाख रुपये हर साल, ठीक है, अब आप 10,000 इकट्ठा किए, 20,000 इकट्ठा किए, 30,000 इकट्ठा किए, इस तरह से करके आपने 1.5 लाख रुपए एक साल के अंदर अपने सेविंग अकाउंट के अंदर जमा कराए, और इस तरह से आप लगातार 20 सालों तक करवा रहे हैं, तो ठीक है, वो आगे चल के है वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर लगभग हो जाता है 33 लाख रुपए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं। तो उनके ऊपर क्या इनकम टैक्स का नोटिस आएगा? वही बात मैंने आपको बता दी, नहीं आएगा, क्योंकि 1.5 लाख रुपए तो मतलब कम राशि है, और एक साल के अंदर 2.5 लाख रुपए तक तो इनकम टैक्स मतलब इनकम है वो लीगल है, तो उसके अंदर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो 10 लाख रुपए से आप ज़्यादा तो जमा करा नहीं रहे हो ताकि आपको ये नोटिस आए, नहीं करा रहे हो। अब 20 सालों के अंदर करा के आपके 33 लाख और चाहे 50 लाख और चाहे 1 करोड़ हो, उनके अंदर इनकम टैक्स का नोटिस आने का तो संभावना बिल्कुल नहीं है। 2.5 लाख तक की इनकम तो मतलब एक साल के अंदर 2.5 लाख तक की इनकम है तो वो वैसे भी लीगल है। ठीक है, अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि 10 लाख सेविंग एवरी फाइनेंशियल बट शुड हैव प्रॉपर ITR जस्टिफाई, यानी कि अब आपका सवाल होगा कि 10 लाख से ज़्यादा करा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल करा सकते हैं, प्रॉपर आपके पास जस्टिस होना चाहिए, आपके पास ITR आप फिल करते होना चाहिए। अब 10 लाख रुपए आप जमा करा रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप 11 लाख करा रहे हो, ठीक है, 11 लाख करा रहे हो और आप ITR फिल कर रहे हो 50 लाख की या 30 लाख की या 40 लाख की, तो आपको तो कोई समस्या ही नहीं है ना, क्योंकि आप सोर्स ऑफ फंड बता रहे हो, आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीज़ें बता रहे हो। 10 लाख से आप चाहे 15 लाख करा लो, 20 लाख करा लो, यदि आप 50 लाख की ITR करा रहे हो, ITR फिल कर रहे हो, तो भाई आपको 45 लाख भी आप अपने खाते के अंदर रखते हो या फिर जमा करवाते हो एक साल के अंदर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इनकम टैक्स का नोटिस है वो कितने ईयर तक आ सकता है? जैसे आप सोचते हो कि भाई आज हमने 5 लाख रुपए का एक साथ पेमेंट कर दिया और हम ITR वगैरह फिल करते ही नहीं हैं, ठीक है, ITR भरते नहीं है, या फिर भरते हैं तो 3 लाख रुपए के भरते हैं। अब आपको डर तो है कि भाई 5 लाख रुपए एक साथ कर दिए तो इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अब आपको इस बात को बीत गया 1 महीना, ठीक है, अब आप तो टेंशन फ्री हो गए कि वाह 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 कोई तो नोटिस नहीं है, कुछ नहीं हो, आप तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है दोस्तों, आने वाले 8 सालों तक कभी भी इनकम टैक्स का नोटिस आपके पास आ सकता है, और सरकार इस चीज़ का ब्यौरा ले सकती है, इनकम टैक्स ऑफिसर इस चीज़ की जानकारी आपसे ले सकते हैं कि 2024 के अंदर, यानी आज मान सकते हैं कि 8 साल आज से जोड़े तो 2032 तक ये चले जाते हैं। 2032 में आपके इनकम टैक्स का नोटिस आए और वो पूछ ले कि भाई 2024 के अंदर तूने 5 लाख रुपए का एक साथ पेमेंट किया था, वो 5 लाख रुपए कहाँ से आए? यदि इसका कोई सोर्स ऑफ फंड नहीं मिलेगा तो आपको पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। अब पेनल्टी कितनी लग सकती है वो मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि 60% से लेकर 400% है वो पेनल्टी वो भुगतान कर सकते हैं, और वो कोई पोलाइट पर्सन नहीं होते हैं, इनकम टैक्स के ऑफिसर होते हैं, वो कोई इतने दयालु नहीं होते हैं कि भाई हो गया तो गरीब आदमी है तो बस 5 रुपये 10 रुपये कमाने के लिए ऐसा कर रहा था, इधर उधर पैसे भेज रहा था, कैशबैक के चक्कर में भेज रहा था, 10 रुपये का 1% कमीशन ले रहा था किसी से तो इसने कमा लिए, ऐसा वो सोचेगा नहीं बिल्कुल ही। आपके ऊपर पेनल्टी भुगतेगा तो वो भुगते ही गया आपसे, ठीक है। तो अब 5 लाख रुपए जैसा मैंने आपको बताया इधर उधर आपने कर दिए, या फिर आप मान सकते हैं 4 लाख कर दिए, 2 लाख कर दिए, कितने भी मतलब 10 लाख कर दिए, तो उसका हिसाब ले और आप उसको प्रूफ नहीं कर पाए, जस्टिफाई नहीं कर पाए कि आपके पास ये पैसा कहाँ से है, सोर्स ऑफ फंड क्या है। जैसे अब 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए के अंदर वो मिनिमम 60% पेनल्टी आपसे लगाएगा, तो 5 गुणा 60 यहाँ पर मतलब 6 मान लेते हैं तो लगभग 3 लाख रुपए हो गए, 3 लाख रुपए कम से कम, और यहाँ पर 400% तो 5 गुणा 4 मतलब 20 लाख रुपए, तो 3 लाख से 20 लाख रुपए के बीच में आपसे वो पेनल्टी है वो चार्ज कर सकता है। कितनी भरनी पड़ेगी? मिनिमम मैक्सिमम मैंने आंकड़ा बता दिया है, इसलिए आप ठीक ही है कि आपके इनकम टैक्स का नोटिस न है। जिनके पास इनकम टैक्स का नोटिस है ना, उनकी हालत खराब हो गई है, ये आप स्पेशल ध्यान रखना, क्योंकि इतनी पेनल्टी भरना हर किसी के बस की नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सोचेगा कि हमारे पास 5 लाख रुपए आए, हमने 5 लाख रुपए वापस कर दिए, हमारे बच्चे तो कुछ रही नहीं। लेकिन दोस्तों ये भी डिफाइन करना पड़ता है, ITR फिल करके सरकार को बताना पड़ता है कि मेरे पास पैसा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है। अब यूपीआई के लिए इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम कितने की FT करा सकते हैं एक साल के अंदर ताकि इनकम टैक्स का नोटिस न आए, ठीक है। यदि आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं 10,000 से अधिक, 10,000 या 10,000 से अधिक, तो आपको 10% का TDS है वो डिडक्ट किया जाएगा। अब मान लो आपने जितने भी मान लो आपने फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए
जमा कराया है। अभी मैं सही से कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ। 5 लाख रुपए आपने एफडी कराई है 1 साल के अंदर, उसके अंदर आपको 10,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। 10,000 से कम मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, 10,000 से अधिक मिलेगा तो आपका TDS कट जाएगा। अब मान लो कि 11,000 रुपये आपके यहाँ पर क्या है, 11,000 रुपये की मान लो कि आपको ब्याज कमाया 1 साल के अंदर, 11,000 आपने कमाया तो इसके ऊपर TDS कटेगा 10% का, यानी 1,100 रुपये तो आपके सीधे कट जाएंगे। तो 11,000 से आप माइनस करोगे 1,100 को, फिर इंटरेस्ट आपका बचेगा 9,900, ठीक है। 9,900 आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बाकी है वो TDS कट जाएगा। अब TDS कट जाएगा तो ज़्यादातर लोग तो ध्यान ही नहीं देते कि इतना ही बना होगा ब्याज, लेकिन इस TDS को है वो आप वापस क्लेम कर सकते हैं जब आप अपनी इनकम दिखाए और प्रूव कर दें कि ये पैसा मतलब कहाँ से आया, तो आपको वो TDS है वो रिफंड कर दिया जाता है। अब TDS इसलिए तो काटा जाता है कि सरकार पता करे कि आपके पास ये पैसा आया कहाँ से, ये ज़्यादातर लोग वो ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए आपको एक CA को पकड़ना चाहिए और भाई TDS को है वो रिडीम कर लेना चाहिए यदि ब्याज के ऊपर लगा है तो। यहाँ पर एक रूल और है कि सीनियर सिटीजन यानी 60 साल से ऊपर है तो वो 50,000 रुपये तक है ना अर्न कर सकता है इंटरेस्ट। उसके ऊपर है सेक्शन ये है, आप देख लीजिए कि वो 50,000 रुपये तक करेगा तो उसके ऊपर है वो कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब 50,000 से ज़्यादा मान लो कि 55,000 करता है तो इसके ऊपर है वो 10% का TDS कटेगा, यानी 5500 रुपये इसके कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा रखा है कि कहने 10 लाख रुपए से अधिक है वो आपको एफडी नहीं करानी चाहिए। 10 लाख रुपए तक का ये रूल है कि 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए तक की सेविंग अकाउंट के अंदर एफडी है वो नहीं करानी चाहिए, मतलब एफडी नहीं करानी चाहिए, आप ना मान लीजिए। अब मैक्सिमम सेविंग वी कैन ओपन नॉर्मल टैक्स। तो अब यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कितने अकाउंट आप खोल सकते हैं ताकि आपके इनकम टैक्स का आने का मतलब नोटिस आने का चांस ना हो। तो इसका जवाब ये है कि आप जितने चाहो उतने कर लो। आप चाहो तो 2 अकाउंट ओपन कर लो, आप चाहो तो 20 अकाउंट ओपन कर लो, आप चाहो तो 50 अकाउंट ओपन कर लो सेविंग अकाउंट, इसके अंदर समस्या कुछ भी नहीं है। लेकिन जो आप अकाउंट खोल रहे हो वो बिल्कुल लीगल होनी चाहिए, मतलब आप उसके अंदर लीगल काम ही करें। कोई गैम्बलिंग वाला काम कर रहे हो, जुआ वाला काम कर रहे हो तो भाई कुछ भी हो सकता है, आप ये समझते हो। तो आप जितने भी अकाउंट खोल रहे हो उनको गलत तरीके से यूज़ बिल्कुल मत करना। बाकी आप सेविंग अकाउंट कितने भी खोल सकते हैं, ठीक है, और अलग अलग बैंकों के अंदर खोल सकते हैं। एक बैंक के अंदर तो आजकल नहीं खोलते हैं, तो अलग अलग बैंकों के अंदर कितने भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब अलग अलग अकाउंट ओपन करने के बेनिफिट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला बेनिफिट तो यह है कि बैंक है वो ऑफर देता रहता है। जैसे कि अमेजोन पर कोई चीज़ पर है वो ऑफर आ रखा है कि SBI के डेबिट कार्ड से यदि आप पेमेंट करेंगे तो आपको 2% की छूट मिलेगी। तो आपके पास यदि SBI का अकाउंट है तो आप ऑफर को अवेल कर पाएंगे। यदि एक्सिस बैंक का आ रखा है मान लो तो आप उसका भी कर रखेंगे। यदि आपके पास इसका अकाउंट है तो उसका भी ऑफर आप अवेल कर पाएंगे। और यदि आपके पास HDFC का है तो भी आप अपना ऑफर है वो क्लेम कर पाएंगे, आप ज़्यादातर ऑफर ले पाएंगे। तो एक बेनिफिट तो ये है कि एडवांटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड बाय डिफरेंट बैंक है। अलग अलग बैंकों के जो डिफरेंट के मतलब बेनिफिट मिलते हैं, ऑफर मिलते हैं, उनको क्लेम कर पाते हैं। दूसरा है कि उसके बैंक के ऊपर है वो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है। कैसे कम होती है? वो ऐसे कम हो जाती है कि जैसे कि एक के अंदर UPI नहीं चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि SBI का UPI नहीं चल रहा है। अब दूसरा अकाउंट है हमारे पास HDFC का, उसका भी नहीं चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि दो बैंकों का सर्वर एक साथ कम हो जाता है, मतलब काम नहीं करता है। फिर एक्सिस बैंक का अकाउंट आपके पास है और इसका सर्वर चल रहा है तो आप उसके अंदर पेमेंट कर सकते हैं। यदि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर यदि आपके पास एक अकाउंट है और वो उससे पेमेंट नहीं हो रहा है तो भाई आपको बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए अलग अलग सेविंग अकाउंट रखना जरूरी भी है, आपको 3-4 तो रखने चाहिए। बाकी जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ज़्यादातर खुलते हैं तो आजकल नॉर्मली मोबाइल से लोग खोल ही लेते हैं और फ्रॉड का रिस्क भी कम हो जाता है। यदि एक अकाउंट है, फॉर एग्जांपल एक अकाउंट आपके पास, उसके अंदर आपके 5 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, और एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर आपके एक के अंदर 1-1 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, 1-1 लाख रुपए पड़े हैं और मैं मान लेते 6 अकाउंट है तो 50,000 रुपये और पड़े हैं, ठीक है, ठीक है। तो यदि आजकल अलग अलग तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, यदि कोई फ्रॉड के अंदर फंस जाता है, 5 लाख रुपए वाला एक अकाउंट है तो वो 5 लाख रुपए कट जाएंगे। यानी कि लोग हैं वो क्या करते हैं, फ्रॉडस्टर वो मतलब स्कैमर होते हैं, वो अकाउंट को खाली ही कर देते हैं। यदि एक अकाउंट के अंदर पैसा होगा तो सारा चला जाएगा। लेकिन यदि अलग अलग अकाउंट है, इसके अंदर एक है, इसके अंदर एक है, इसके अंदर एक है, इसके अंदर एक है और इसके अंदर 50-50 हज़ार है, तो यहाँ पर फ्रॉड से रिस्क है वो कम हो जाता है। यानी कि सारे रुपए आपके नहीं चले जाएंगे, एक अकाउंट खाली होगा। इसलिए ये 3 फायदे हैं। पहला फ़ायदा यह है कि उसके बैंक के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाती है, ऑफर को हम अवेल कर पाते हैं।
और रिस्क है वो कम हो जाता है फ्रॉड से। तो अब चौथे बेनिफिट के बारे में बात करते हैं, जो कि है DICGC, यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये एक कॉरपोरेशन है। ये क्या कहती है कि भाई 5 लाख रुपए तक का आपको मैक्सिमम है वो इंश्योरेंस मिल जाएगा यदि ये बैंक डूबती है। तो ज़्यादातर है वो DICGC ही मैनेज करती है, अलग अलग बैंकों के, चाहे एक्सिस हो, SBI हो, या कोई भी बैंक हो, उसका मैनेज करने का काम इसका ही है। तो एक बैंक के अंदर यदि आपके 10 लाख रुपए पड़े हैं तो मैक्सिमम है वो DICGC। यदि वो बैंक डूब गया तो 5 लाख रुपए देंगे, तो 5 लाख का नुकसान हो गया आपका। यदि आपके दो अकाउंट के अंदर हो गए 5-5 लाख रुपए तो आपको पूरे पैसे मिल जाएंगे। यदि 3 अकाउंट के अंदर होंगे, फॉर एग्जांपल अब मान सकते हैं कि 3.3 लाख एक के अंदर, 3.3 लाख एक के अंदर, 3.4 लाख एक के अंदर, तो ये सारे के सारे पैसे आपको मिल जाएंगे। DICGC इतना कहता है कि 5 लाख रुपए तक आपको मिल जाएगा यदि बैंक डूब जाता है तो, या बंद हो जाता है तो, किसी भी कारण से। बंद नहीं तो डूबता ही है ज़्यादातर, तो आपको इतने रुपए मिल जाएंगे क्लेम के। ये एक बड़ा बेनिफिट है। देखो बैंक डूबती रहती है। अब उसके डाउन साइड भी है, यानी कि नुकसान भी है कुछ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई हमारे बैंक अकाउंट के अंदर कितने पैसे पड़े हैं वो हम देख नहीं पाते हैं। यदि 10 अकाउंट है तो एक के अंदर 500 है, एक के अंदर 1000 है, एक के अंदर 3000 है, एक के अंदर 5000 है, तो हम वो ट्रैक नहीं कर पाते हैं। ये कोई बड़ी समस्या नहीं है वैसे देखें तो, ठीक है। दूसरी समस्या है कि आपको एवरेज मंथली बैलेंस है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। बाकी ज़्यादातर है वो जीरो बैलेंस अकाउंट आ गए हैं। अब आपने मान लो कि 10 अकाउंट ओपन कर रखे हैं, तो उसके 10 अकाउंट के 10 डेबिट कार्ड हैं, और एक डेबिट कार्ड की मान लो फीस है 200 रुपये, यानी 199 रुपये। तो आपको यहाँ पर 2000 रुपये के करीबन है वो हर साल है वो पे भी करना पड़ेगा। ये इसका एक नुकसान भी है, ठीक है। ज़्यादा अकाउंट खोलोगे ज़्यादा डेबिट कार्ड होंगे और डेबिट कार्ड का चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। दूसरी बात, जीरो बैलेंस अकाउंट है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि कोई MAB वाला मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने वाला अकाउंट, जैसे कि 2000 मेंटेन करके रखना है, तो आप उसमें कम नहीं कर सकते, ठीक है। मेंटेन आपको करके रखना ही पड़ेगा, ये भी एक नुकसान है। दूसरा है वो अपने एक्सपेंसेस है वो कंट्रोल में नहीं आते हैं, ठीक है। अब UPI की लिमिट की बात करते हैं ताकि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। आजकल क्या है, दुकाने वाले QR कोड लेके बैठे हैं, कहते हैं 1000 रुपये पे कर दे, 10 रुपये कमीशन मेरा रहेगा, ठीक है। और 2000 पे कर दे, 20 रुपये मुझे देना पड़ेगा। आगे पे करना है तो भी मैं आगे कर दूंगा, कैश देना तो कैश दे दूंगा। यदि कैश तू मुझे दे रहा है 2000 रुपये, तो 20 रुपये तुझे चार्ज देना पड़ेगा, मैं तुझे फ़ोन पे कर दूंगा या फिर UPI कर दूंगा। तो UPI के अंदर आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दिन के अंदर आपके मान लो 20,000 रुपये आए, तो दूसरे दिन आपका उसने सामान, फॉर एग्जांपल आप दुकानदार हैं, 20,000 रुपये आपके पहले दिन आए, दूसरे दिन आपने उसका सामान खरीद लिया, उसके अंदर आपका प्रॉफिट तो 1000-2000 रुपये तो था। तो आप सरकार आपको बोले कि ये इतने रुपए कहाँ से है, तो सेविंग अकाउंट होता है ना, वो आपके पर्सनल यूज के लिए होता है। सेविंग मतलब होता है बचत, आप अपने पैसे बचाने के लिए इसके अंदर रखें, ठीक है। और मतलब है आप यदि 10,000 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन यदि UPI से करते हैं तो आप एक करंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, ठीक है। करंट अकाउंट है वो ओपन करवा लीजिए, क्योंकि करंट अकाउंट के अंदर ऑफर वगैरह ज़्यादा नहीं मिलता है। करंट अकाउंट के अंदर फैसिलिटी होती है 10,000 रुपये से अधिक आप ले सकते हैं। इसके अंदर आपको कोई ब्याज वगैरह नहीं मिलता, इसलिए करंट अकाउंट ओपन करवा लेंगे तो कोई समस्या वाली बात नहीं रहेगी। बाकी उनको भी ध्यान देना चाहिए दुकानदारों को, ठीक है, कि भाई 10 रुपये 20 रुपये कमाने के चक्कर में, 50 रुपये 100 रुपये कमाने के चक्कर में आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ गया तो आपकी हवा टाइट हो सकती है। इसलिए पहले ही करंट अकाउंट से अपने UPI को लिंक कर ले, चाहे तो आपके पास साउंड बॉक्स हो, QR कोड हो, कुछ भी हो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड से हम एक साल के अंदर कितने की शॉपिंग कर सकते हैं, कितना बिल पे कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड का बिल यदि आप कैश में पे कर रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से यहाँ पर 31 मार्च तक, तो आप है ना 1 लाख रुपए तक की ही पे कर सकते हैं। आप इनकम टैक्स का नोटिस से बचना चाहते हैं तो यदि आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रांच में जाकर पे नहीं कर रहे हैं, तो आप 10 लाख रुपए तक का पे कर सकते हैं। 10 लाख रुपए तक की शॉपिंग आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों क्रेडिट कार्ड का आजकल बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है। क्रेडिट कार्ड एक तो होता है पर्सनल, ठीक है, एक होता है बिजनेस। अब यदि आप बिजनेस वाला कर रहे हैं, बिजनेस वाला क्रेडिट कार्ड आपने ले रखा है, तो आप किस तरह से शॉपिंग करें, कोई चीज़ खरीद लो, बेच दो, कुछ भी कर लो, ठीक है। आप अपने दोस्तों को भी फ़ोन मंगा के दे दो, आप 20 जनों के लिए फ़ोन मंगा लो, या फिर कोई भी चीज़ मंगा लो। इलेक्ट्रॉनिक पर आजकल क्रेडिट कार्ड पर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, तो आप कोई भी चीज़ मंगा लो। तो यहाँ पर बिजनेस वाले पे है ना वो ज़्यादा ऑफर नहीं होता, कैशबैक वगैरह का ऑप्शन नहीं होता, वो आप ले सकते हैं। लेकिन जो पर्सनल क्रेडिट कार्ड है वो सेविंग अकाउंट की तरह ये दोस्तों। पर्सनल क्रेडिट कार्ड आप अपने लिए ही यूज़ करें, ज़्यादातर आप फैमिली के लिए यूज़ कर सकते हैं, खास निजी दोस्त के लिए कर सकते हैं।
सभी के लिए इसको आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10 लाख रुपए की इसकी लिमिट है। 10 लाख रुपए तक आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ब्रांच में जाकर तो 1 लाख रुपए तक की ही आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर पे कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। क्रेडिट कार्ड से आजकल क्या चलता है, आपने फ़ोन लिया 10,000 रुपये का, ठीक है, वो आपको क्रेडिट कार्ड से 8,000 रुपये का मिल रहा है, वो आपने आगे चल के 9,000 रुपये में बेच दिया, तो लेने वाला भी खुश, 1,000 रुपये की बचत हो गई, और आप भी खुश क्योंकि आपके भी 1,000 रुपये की बचत हो गई। ठीक है, तो इस तरह का धंधा चलता है। तो इस तरह का धंधा यदि आप करते हो तो बिजनेस क्रेडिट कार्ड लीजिए, पर्सनल क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो इनकम टैक्स के नोटिस आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी मिली क्रेडिट कार्ड के कितना यूज़ करना चाहिए, यूपीआई में कितना यूज़ करना चाहिए पैसा, डेबिट करने में और डिपॉजिट करने में और विड्रॉ करने में के अंदर हमें कितना पैसा यूज़ करना चाहिए, मतलब कि कितना पैसा रखना चाहिए, कितना पैसा निकालना चाहिए, कितना पैसा जमा करना चाहिए। साथ के अंदर आपको एफडी के बारे में पता चल रहा है कि कितने की एफडी 1 साल के अंदर करा सकते हैं हम। यही जानकारी इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश की है मैंने। यदि आपको कोई जानकारी समझ में नहीं आए तो कमेंट कर दीजिए, वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय श्री राम, जय हिंद।